एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन परचून क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हम वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। संडे को दोपहर 12 बजे हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करते हैं, तो आज उसी की बारी है। ठीक है, 26 मई से लेकर 1 जून के करंट अफेयर्स हमें इसमें डिस्कस करने हैं। तो अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। क्लास शुरू करें उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि आपको ये सारी पीडीएफ्स वगैरह कहाँ मिलेंगी। ये सारी पीडीएफ आपको एक तो टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। जो भी हमारा डेली करंट अफेयर होता है, टेलीग्राम चैनल है परचम ऐप का, परचम क्लासेस का, आप वहां पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और वीकली, मंथली और जो सवाल मैगजीन है हमारी, उन सबके पीडीएफ बैंक्स आपको perchamclasses.in पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके, या जीमेल आईडी भी हमने दी हुई है, उसके हिसाब से आप वर्किंग टाइम में मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन में क्या होने वाला है, आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमने पिछले बार से अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने उसको पसंद भी किया है, तो उसी फॉर्मेट पे हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपके सामने क्या क्वेश्चन है, वेयर इज द इबू वोल्केनो लोकेटेड। इबू वोल्केनो, इबो ज्वालामुखी कहां स्थित है? जावा आइलैंड में, सुमात्रा आइलैंड में, हालमाहेरा आइलैंड में, या बाली आइलैंड में? देखते हैं न्यूज को, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, कहां पे है ये, इसको देखेंगे। देखो, इंडोनेशिया का जो इंडोनेशिया के अंदर माउंट इबू जो है वो फिर से इरप्ट हो गया है। आपको पता है इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। ठीक है, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर तो वैसे ही बार बार ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह ये समस्या देखने को मिलती है। तो जो ये माउंट इबू है, इसमें ज्वालामुखी आया है। ठीक है, ये है इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ हालमाहेरा। ठीक है, ये आइलैंड है जहां पे ये पूरा स्काई जो है बिल्कुल एशिस से भर गया है, ज्वालामुखी भयंकर आया है, 4 किलोमीटर तक ये फैला है। ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है? जो स्टीप स्लोप बनाता है, यानी जिसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, फैलता बहुत ज्यादा नहीं है, ऊंचाई ज्यादा होती है। तो ये स्ट्रेटोवोल्केनो है, जिसको हम कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। यहाँ पे 127 एक्टिव वोल्केनोज हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम पे जो डिफरेंट इरप्शंस देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इट्स आंसर विल बी, कहां पे ये पड़ता है? ये हालमाहेरा आइलैंड के अंदर पड़ता है। तो आंसर विल बी सी। ठीक है, आंसर विल बी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच ईयर माइट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट अ सेकंड फ्रॉम आवर क्लॉक इन अ फ्यू इयर्स बिकॉज द प्लैनेट इज स्पिनिंग अ लिटिल फास्टर देन बिफोर। देखो, पहले क्या होता था? पॉजिटिव लीप ईयर, अभी नेगेटिव लीप ईयर। ये पॉजिटिव लीप ईयर, नेगेटिव लीप ईयर क्या है, इसको समझो। देखो, पहले जो अपनी अर्थ थी ना, थोड़ा धीरे मूव करती थी, थोड़ा स्लो रोटेट करती थी अपने एक्सिस पे। वैसे हम जनरली क्या लेते हैं, 24 आवर्स के अंदर जो है अपने एक्सिस पे एक चक्कर अर्थ पूरा लगा लेती है। बहुत धीरे मूव कर रही थी, इसलिए हमको 1 सेकंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, 1 सेकंड ऐड करना पड़ता था। एटॉमिक टाइम और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम, दो तरीके के टाइम होते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम और एटॉमिक टाइम को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? 1 सेकंड जो है वो ऐड करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? धरती बहुत सारे अलग अलग एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण तेज घूम रही है, यानी उसका स्पिनिंग का जो रेट है वो बढ़ गया है, जिसके चलते हमें क्या करना पड़ रहा है? अब अपनी एस्ट्रोनॉमिकल टाइम क्लॉक को और एटॉमिक क्लॉक को हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए 1 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, और ऐसा हमें 2029 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका आंसर तो आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर तो आ जाएगा 2029। ठीक है, ये आपको दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पे यही सब बातें बताई गई है कि किस तरीके से हमें सारा काम करना पड़ेगा, कि हमें अपनी क्लॉक में से 1 सेकंड जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी क्लॉक में से 1 सेकंड जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है? देखो, सब्ट्रैक्टिंग अ सेकंड फ्रॉम आवर क्लॉक इन अ फ्यू ईयर, कुछ सालों के बाद ही दोनों जो हमारी घड़ी है, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक, दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें सेकंड जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको नेगेटिव लीप सेकंड कहते हैं। एक चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव लीप सेकंड कहते हैं, और ये 2029 के अराउंड ऐसा हमको करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जर्नल के अंदर पब्लिश हुई है ये बात, क्योंकि अर्थ जो है
वो जनरली स्लोइंग डाउन, मतलब कि अर्थ जनरली धीरे धीरे रोटेट करती है, लेकिन अब उसका रेट जो है फास्टर हो गया है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, टाइड्स हो सकती है, असलियत वजह क्या है नहीं पता लग रहा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ऊपर के ग्लेशियर्स पिघलते आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते। जब बहुत सारा जो लिक्विड है बीच में आके इकट्ठा हो रहा है, ऊपर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो एक फोर्स ऐसा लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से धरती तेज रोटेट कर रही है और हमको ये सारे एक्शन जो है वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, एस्ट्रोनॉमिकल और एटॉमिक दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम और एटॉमिक टाइम दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें एक सेकेंड प्लस करना पड़ता था। यानी कि हम क्या करते थे, 23, 59, 58, 23, 59, 59, 60 आना चाहिए, 00 आना चाहिए उसके बाद, लेकिन हम एक सेकेंड और ऐड करते थे, 23, 59, 60 इसको ऐड करते थे, लेकिन अब माइनस करेंगे। यानी कि अब 23, 59 मिनट्स और 58 सेकेंड्स के बाद हम क्या कर देंगे, हम सीधा 60 पे आ जाएंगे, यानी एक सेकेंड हम माइनस कर देंगे। हम 23, 59, 60 पे आ जाएंगे, हम एक सेकेंड माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि धरती अब तेज घूम रही है, तो दोनों को मैच करने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई है, क्योंकि हॉट लिक्विड कोर है एक तो धरती का, जिसके कारण ये काम हो रहा है, दूसरा जो है वो ग्लेशियर्स पिघलने के कारण ये काम हो सकता है, टाइड्स के कारण ये काम हो सकता है। तो एग्जैक्ट वजह इसकी जो है वो नहीं पता लग रही है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द जीआई टैग्ड प्रोडक्ट खासी मैंडरिन नॉन फॉर इट्स स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर बिलोंग्स टू विच स्टेट। ये एक स्पेशल बेवरेज है, आप कह सकते हो एक तरीके का, आप कह सकते हो इसको लिकर फॉर्म में भी कह सकते हो, खासी मैंडरिन। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, इसको देखिए। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पे के आंसर पे आएंगे। मेड इन इंडिया चेरापूंजी जिन सिक्योर्स टॉप ओनर एट ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर कॉम्पिटिशन। ये एक तरीके का स्पिरिट है, ठीक है, एक तरीके का स्पिरिट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन एक होम ग्रोन स्पिरिट है, घर घर में ही इसको उगाया जाता है, और इसको ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर चैंपियनशिप में टॉप ऑनर मिला है। जो ये है, ये 110 ब्रांड, 55 देशों के 110 ब्रांड में से टॉप पे आया है। ठीक है, लंदन वाइन फेयर के अंदर जो 21 मई 2024 को हुआ यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वहां पे यहाँ इसको ये टॉप ऑनर मिला है। ठीक है, इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। खासी मैंडरिन है कहाँ का, मेघालय का। असम का जीआई टैग लेमन इसके अंदर ऐड होता है। ठीक है, और खासी मैंडरिन मेघालय का खासी मैंडरिन इसके अंदर ऐड होता है, थोड़ा सिट्रस जो होता है। और असम का काजी नींबू यानी कि जो लेमन है वो इसके अंदर ऐड होता है। ये आप देख पा रहे हो, ये असम का नींबू है, और ये ऑरेंज जैसा होता है खासी मैंडरिन जो मेघालय का है, वो इसके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, तो जिसके चलते इसको टॉप ऑनर मिला है। ये एक सिरप तरीके का बनाया गया है। तो ये कहता है कहाँ का है ये, तो हम देख लेंगे, त्रिपुरा का, असम का, मेघालय का, उत्तर प्रदेश का। तो हमने बताया ये मेघालय से बिलोंग करता है। ठीक है, जो खासी मैंडरिन है जिसको जीआई टैग मिला है, ये मेघालय से। ठीक है, और जो लेमन है वो सिक्किम का। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वो उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कांस फिल्म फेस्टिवल। द ओनली इंडियन फिल्म टू एवर विन द पाम डियोर इज चेतन आनंद नीचानगर in 1946. Indian film Sunflower were the first ones to won the first prize in the La Cinef selection in 2024. आपको करेक्ट बताना है। तो करेक्ट ओनली वन है, ओनली टू है, बोथ है या नन है, इसको देखेंगे। देखो, पायल कपाड़िया की जो पिक्चर है, पायल कपाड़िया की जो मूवी है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये हमने पहले भी पढ़ा था। कांस 2024 के फिल्म फेस्टिवल को यहाँ पे इसको ग्रैंड प्री अवार्ड मिला है। ग्रैंड प्री अवार्ड जो है वो सेकंड ऑनर पे आता है कांस फेस्टिवल के अंदर। तो पायल कपाड़िया की जो मूवी है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये इनकी जो स्क्रिप्ट है इसको ये अवार्ड मिला है ग्रैंड प्री कान फिल्म फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया हुआ है, जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है ये इनको मिला है। इससे पहले जो है ग्रांड, इसको पहले क्या कहते थे, देखो क्या कहता है, इंडियन फिल्म, ओनली इंडियन फिल्म टू एवर विन द पाम डियोर। भारत की एकमात्र जो पाम डियोर अवार्ड ले चुकी है, जिसको पहले ग्रांड प्रिक्स डू फिल्म इंटरनेशनल डू फिल्म के नाम से जानते थे। मतलब आज तो उसको पाम डियोर कहने लगे, पहले इस नाम से उसको जानते थे, ग्रैंड प्रिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल डू।
चेतन आनंद की नीचा नगर को 1946 में जो आई थी तब इनको ये अवार्ड मिला था, पाम डियोर अवार्ड मिला था। और उसके बाद ग्रैंड प्री अवार्ड मिलने वाली पायल कपाड़िया की ये दूसरी है। ठीक है, और भी अवार्ड्स मिल चुके हैं। मृणाल सेन की ड्रामा था एक इनका खारिज, उनको जूरी प्राइज मिला 1983 के अंदर, जूरी प्राइज इनको मिल चुका। 1994 में अवार्ड नहीं मिला, सिर्फ नॉमिनेशन में गए थे। 1994 में मलयालम डायरेक्टर हैं शाजी एन करुण, उनकी एक फिल्म थी स्वाहम। कौन सी फिल्म थी? स्वाहम। इनको नॉमिनेशन मिला था यहाँ पाम डियोर के लिए, कॉम्पिटिशन यानी कि नॉमिनेशन था, अवार्ड नहीं मिला था। अमेरिकन डायरेक्टर सेन बेकर की अनोरा को पाम डियोर मिला, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, पायल कपाड़िया को तो मतलब प्री अवार्ड मिला है, सेकंड ऑनर मिला है, तो टॉप ऑनर किसको मिला है? पाम डियोर अवार्ड किसको मिला है? अनोरा को मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आंसर क्या आएगा अपना। ओनली इंडियन फिल्म जो है वो चेतन आनंद की नीचा नगर है, इंडिया से की तरफ से, जो अब तक ये अवार्ड ले चुकी है 1946 में, बिल्कुल सही है। और दूसरा, इंडियन फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन, ये भी बात बिल्कुल सही है। आने वाले टाइम में अभी आप देख लोगे स्लाइड्स में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले न्यूज की तरफ, या मैं कहूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बाद में आता है। अनुसुईया सेन गुप्ता हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस एट कांस। कांस के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है। ठीक है, ये पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। इन्होंने द शेमलेस मूवी के अंदर काम किया है बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में। ठीक है, वहां से इनको अवार्ड मिला है। अनुसुईया हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द अवार्ड, पहली भारतीय है जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इतने बड़े लेवल पे। द फिल्म डायरेक्टेड एंड रिटन बाय, किसने ये जो फिल्म है वो लिखी है और डायरेक्ट की है? ये एक बुल्गारिया के फिल्म मेकर है कॉन्स्टेंटिन बेंजोनोव, जिनकी ये फिल्म थी, जिनके अंदर अनुसुईया सेन गुप्ता ने काम किया और इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो वाली स्टेटमेंट आ गई जो पीछे है। इंडियन फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो वन द फर्स्ट प्लेस इन ला सिनेफ सिलेक्शन एट दिस ईयर्स कांस। इस साल कांस के अंदर जो ला सिनेफ सिलेक्शन के अंदर जो अपनी पिक्चर गई है, दैट इज इंडियन फिल्म सनफ्लावर। ठीक है, ये पहली ऐसी है जिसको ला सिनेफ सिलेक्शन के अंदर स्थान मिला है। थर्ड प्राइज जो है वो मानसी महेश्वरी की जो एनिमेशन फिल्म है बनीहुड, उसको मिला है। ठीक है, महेश्वरी जो है मेरठ में पैदा हुई है और निफ्ट दिल्ली से उन्होंने पढ़ाई की है, बाद में जाके वो यूके के अंदर सारा काम सीखती है। तो अब इनको यूके की तरफ से ये मिला है, इंडिया की तरफ से नहीं मिला। इंडिया की तरफ से फिल्म सनफ्लावर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व्ड ऑन 28 मई? 28 मई को जो वर्ल्ड हंगर डे दिवस मनाया जाता है उसकी थीम क्या है देखेंगे, अभी आगे चलते हैं। देखो, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को सेलिब्रेट किया गया। हर साल 28 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। ये जो डे है इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है अबाउट द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय मिलियन ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता भूख के कारण, उनके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो इस बार की थीम थी थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ब्रॉन्ज आइडल ऑफ कालिका कल्की, कालिया कल्की, कृष्णा जी डांस कर रहे हैं, उस ब्रॉन्ज आइडल को कालिया कल्की कह रहे हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज कालिया नर्थना, नर्थना नृत्य से आया है। ठीक है, डांसिंग कृष्णा बिलोंग्स टू विच डायनेसिटी, कौन सी डायनेसिटी से बिलोंग करता है? मौर्य से, गुप्ता से, चोला से या पल्लवा से? पहले देख लेते हैं, मतलब कि पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू आंसर। ये क्या कहता है, ये ना हांगकांग के अंदर हमारी किसी कारण ये आइडल जो है वो हांगकांग के वहां चली गई थी, तो अब वहां से इसको फिर से रिकवर किया जा रहा है। ठीक है, 3.5 मिलियन यूएस डॉलर की पूरी ये ब्रॉन्ज आइडल है, ब्रॉन्ज मूर्ति है। तमिलनाडु पुलिस जो है वो इसको वापस लाएंगी। कालिया कल्की की ये आइडल है, चोला इरा से बिलोंग करती है। क्वेश्चन पूछा ना किस इरा से बिलोंग करती है, चोला इरा से बिलोंग करती है। कालिया नर्थना कृष्णा भी इसको कहते हैं, बैंकॉक से इसको रिकवर किया गया है। इसकी कीमत है 3.5 मिलियन डॉलर। ठीक है, और इसको फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ थाईलैंड जो है वो आपको हैंड ओवर करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रही है? तो ये चोला डायनेस्टी से बिलोंग कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन। Who is appointed as the new commandant of NDA? नेशनल डिफेंस अकेडमी के न्यू कमांडेंट किनको बनाया है? वाइस एडमायरल अजय कोचर, गुरचरण सिंह, करमबीर सिंह या अनिल कुमार चावला?
देखते हैं, फिर वापस हम इस पे आएंगे। कहते हैं एनडीए जो खड़कवासला के अंदर सिचुएटेड है, जिनका हेडक्वार्टर खड़कवासला के अंदर है, पुणे, उनके नए कमांडेंट वी एडमायरल गुरुचरण सिंह को बना दिया है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। ठीक है, जो पहले कौन थे? पहले थे अजय कोचर जी पुणे में, अब गुरुचरण सिंह जो है वो इस अपॉइंटमेंट पे कमांडेंट की पोस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये एक प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी है जो ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। लोकेशन खड़कवासला नियर पुणे महाराष्ट्र के अंदर, और मोटो है सर्व सेवा परमो धर्म, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले दूसरों की सेवा करना। तो यानी किसको दिया है ये पद जो है? वो वाइस एडमायरल गुरुचरण सिंह को ये पद मिला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements. According to World Health Organization, the average age that a person is expected to live at 71.4 years, the lowest since 2012। मतलब जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एक बार पैदा हो गए तो हम अमूमन कितने, एवरेज क्या है कि लोग कितना जी रहे हैं। ठीक है, तो वो कोविड के कारण अब और कम हो गया है, ऐसी न्यूज है। The global life expectancy fell by 1.8 years between 2019 to 2021। आपको बताना है कौन सी बात करेक्ट नहीं है, कौन सी बात करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही बातें करेक्ट हैं। आंसर इज नीदर वन नो टू। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। क्या कहता है ये? कहता है कि नियरली अ डिकेड ऑफ गेन्स इन इंप्रूविंग ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लॉस्ट। मतलब कि पूरे एक दशक का जो गेन है वो समाप्त हो गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाने के कारण। ये जो है 2012 से अब तक इतनी कम नहीं हुई थी जितनी अब देखी जा रही है। 71.4 इयर्स को माना जा रहा है कि इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब इंसान की हो जाएगी। 2019 से 2021 के बीच में ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.8 साल से कम हो गई है। ठीक है, और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.5 साल से कम होके 61.9 साल पे आ गई है। जो WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है उसने ऐसा बताया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। 2012 से अब तक इतनी कम नहीं आई थी, 71.4। ठीक है, और 1.8 साल से ये नीचे हो गई है ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया रीजन वर हिट हार्डेस्ट विद द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्रॉपिंग बाय अबाउट 3 इयर्स। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर हुआ है। ठीक है, 3 साल उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो नीचे हो गई है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर उसने नॉट करेक्ट पूछा, इसलिए आंसर क्या आएगा? डी, कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच मंथ डू नॉर्थ-वेस्टर टिपिकली अकर? ये कब होती है? मार्च टू मई में होती है। नॉर्थ-वेस्टर क्या है? रीजनल लोकल विंड है। ठीक है, कहां आती है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। तो आंसर है मार्च टू मई, पर इसका प्रभाव जो है वो बाद में देखा जाता है। मेट्रोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? इंडिया फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड टू बी डिप्लॉयड टू स्टडी नॉर्थ-वेस्टर्स। अब इन नॉर्थ-वेस्टर्स को स्टडी करने के लिए भारत पहली बार एक रिसर्च टेस्ट बेड लगा रहा है। ठीक है, जगह जगह पे, जहां से जिसकी हेल्प से हमको फैसिलिटी मिल जाएगी कि नॉर्थ-वेस्टर्स कब आएंगे, कितने आएंगे, क्या प्रभाव रहेगा, वो पहले ही पता लग जाए। ठीक है, एवरी समर, अप्रैल से जून के बीच में इसका प्रभाव देखा जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। क्या होता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमालयन वेस्ट बंगाल, इनकी इस रीजन के अंदर गर्मी के कारण कन्वेक्शनल मतलब गर्मी होती है। कहने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो हवा के पार्टिकल्स हैं हल्के होके ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए काले घने बादल आ जाएंगे और थंडर स्टॉर्म हो जाएगा लेट आफ्टरनून आवर्स के अंदर। मतलब जब बहुत गर्मी हो चुकी है उसके बाद शाम के वक्त में, लेट आफ्टरनून आवर्स के अंदर ये तूफान कुछ घंटों के लिए देखा जाता है। ठीक है, बहुत तेज बारिश होती है लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए होती है। तो आप देख रहे हो ड्राई एयर मार्च आता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके हवाएं जो है लो प्रेशर जोन गर्मी के कारण क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे दोनों हवाएं जो है लो प्रेशर जोन में आके एकदम भिड़ती हैं और ऊपर रुक जाती हैं, जिसके कारण बादल बनता है। कन्वेक्शनल रेन जो है ये होती है, खरीफ और मानसून के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, स्पेशली जूट और पैडी के लिए। कहीं पे इसको काल बैसाखी कहते हैं बंगाल में, असम में इसको बारडोली चीरा कहते हैं। तो सब जगह इसका अलग अलग नाम है। कहीं पे इसको मैंगो शावर कहते हैं। तो सब जगह इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये कब आती है? आती कब है? ये मार्च से मई में एक्टिव होती है और फिर इसका जो प्रभाव है वो बाद में देखा जाता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न एक लोकल विंड है। अब यही कहा है कि IMD ने, IITM ने और NCMRWF ने, इन तीनों ने मिलकर
ये फैसिलिटी डेवलप कर दी है, ज्वाइंटली ये फैसिलिटी डेवलप कर दी है कि नॉर्वेस्टर्स के बारे में आपको पहले ही पता लग जाएगा कि कितनी आएंगी, कहाँ आएंगी, क्या क्या वार्निंग्स देनी है नहीं देनी है, ये बात पहले ही पता लग जाएगी। ठीक है, तो IMD पुणे विल कॉलेक्ट ऑल द डाटा जनरेटेड फ्रॉम टेस्ट बेड फैसिलिटी। जो भी डाटा इकट्ठा होगा वो IMD पुणे के अंदर होगा। और ये कहाँ पे हम लोग इसका कंट्रोल सेंटर पूरा लेके आए हैं, चांदबाली भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर ये पूरा टेस्ट बेड जो है वो लॉन्च किया जा रहा है नॉर्वेस्टर के बारे में पहले ही पता लगाने के लिए। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ क्रिकेटर्स नेम, शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली या फादू प्लेसिस। ये कहता है कि इनमें से किसको कौन एम्बेसडर नहीं बना है T20 वर्ल्ड कप का। तो शाहिद अफरीदी बन चुके हैं, युवराज सिंह बन चुके हैं, क्रिस गेल बन चुके हैं। ये तीनों ही जो है वो ब्रांड एम्बेसडर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो 2 जून से ही शुरू होने वाले हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं। लेकिन वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और प्लेसिस को नहीं बनाया है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 4, 5, 6। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 4, 5, 6। देखते हैं, यही है, शाहिद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है T20 वर्ल्ड कप 2024 का। पहले ऑलरेडी युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी बना चुके हैं, अब शाहिद अफरीदी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बैंक्स न्यू रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल वाटर क्राइसिस। ग्लोबल वाटर क्राइसिस के ऊपर वर्ल्ड बैंक की न्यू रिपोर्ट का टाइटल क्या है? वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर फॉर ऑल। इट इज वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, आप देख रहे हो वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, दिस इज द थीम। ठीक है, क्या है ये? एक वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ बाली के अंदर, वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ, 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम इंडोनेशिया बाली के अंदर हुआ। वहां पे एक रिपोर्ट आती है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, जिसके अंदर यह बताया गया कि 2.2 बिलियन पीपल को सेफ मैनेज ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, 3.5 बिलियन लोगों को सेफ मैनेज्ड सैनिटेशन के लिए पानी नहीं मिल रहा। बहुत बुरा हाल है। लो इनकम कंट्रीज के अंदर जनरली ये ड्रिंकिंग वाटर की समस्या जो है वो देखी जा रही है। चाइना और इंडिया के अंदर 36% ग्लोबल पॉपुलेशन ऐसी है जो केवल 11% फ्रेश वाटर को ले रही है, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर 5% पॉपुलेशन जो है 52% फ्रेश वाटर को कंज्यूम कर रही है। तो हालात देख लो भारत और चाइना के, बहुत बुरे हैं। जो 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ वो कहां पे हुआ? इंडोनेशिया बाली के अंदर हुआ। थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। इसको ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया ने और वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने। वर्ल्ड वाटर काउंसिल 1996 में स्टैब्लिश होती है फ्रांस के अंदर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 260 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, 52 कंट्रीज से, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ठीक है, फोरम जो है ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जिसका नाम है वर्ल्ड वाटर फोरम। 1997 से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू हुई है, यानी कि ये फोरम शुरू होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और लगभग 3 साल के गैप पे, मतलब हर तीसरे साल जो है ये फोरम होता है। अब 10वां फोरम हुआ था इंडोनेशिया बाली में, 11th जो है वो सऊदी अरब में होगा, ऐसा पहले ही बता दिया गया है 2027 में। अभी 2024 में हुआ, 3 साल के बाद ये 2027 में कहाँ होगा? सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है वो हैंड ओवर कर रहा है अपने वाली टोपी किसके सर? सऊदी अरब के सर के। अगली बार अब आप इसको संभालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian airport won the silver award in the category of airports handling between 15 million and 35 million passengers a year at the Airport Council International Asia Pacific and Middle East Green Airport Recognition 2024। तो कौन से एयरपोर्ट ने ये सिल्वर अवार्ड जो है वो जीता है इस एयरपोर्ट रिकॉग्निशन इंडेक्स के अंदर? देखते हैं इसका आंसर। वैसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी आप इसको समझ लेंगे फिर आपको भी आंसर पता लग जाएगा। किया यानी कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सिल्वर अवार्ड जीत चुका है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 के अंदर। ये एक पूरा कंपटीशन सा होता है जिसमें कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये सिल्वर अवार्ड मिला है। ठीक है, और इनको ये अवार्ड मिला है 15 मिलियन से 35 मिलियन के बीच में। 15 मिलियन से 35 मिलियन पैसेंजर अ ईयर ये हायर करते हैं, या मैं कहूँ बोर्डिंग करते हैं। ठीक है, उस कैटेगरी के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है। अलग अलग कैटेगरीज थी, 8 मिलियन से कम, 8 मिलियन से ज्यादा, 15 मिलियन से ज्यादा, 15 से 35 मिलियन, 35 मिलियन प्लस पैसेंजर, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी थी। ठीक है, थीम थी इस बार की बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर 3 तरीके की कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं। तो 4 कैटेगरी क्या बनाई गई है? ओवर 35 मिलियन पैसेंजर हैंडल करने की कैटेगरी में, 15 टू 35 मिलियन पैसेंजर, 8 से 15 मिलियन पैसेंजर और 8 मिलियन पैसेंजर से कम
जो एक साल के अंदर बोर्ड करते हैं, उन इन 4 कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया है। द अदर इंडियन एयरपोर्ट्स, जो बाकी एयरपोर्ट्स है और उनको कौन सा अवार्ड मिला है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, उसको ओवर 35 मिलियन पैसेंजर अ ईयर कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल मिला है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिल्वर मेडल मिला है लेस देन 8 मिलियन पैसेंजर अ ईयर कैटेगरी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। सुनील नारायण वाज अवार्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। विराट कोहली ऑरेंज कप लेते हैं। हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला है, ठीक है, मोस्ट विकेट्स के लिए। आपको करेक्ट बताना है, तीनों में से आंसर है डी। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक बार हम आईपीएल के बारे में देख लेते हैं। आपको पता है कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स है वो सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट इस अवार्ड को जीत चुकी है। थर्ड ट्रॉफी आईपीएल की इनके यहाँ गई है कोलकाता वालों के, तो 2024 की ट्रॉफी भी इन्होंने ही जीती है। जो मिशेल स्टार्क है उनको प्लेयर ऑफ द मैच, कोलकाता नाइट राइडर्स का जो प्लेयर था स्टार्क, उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी जो सनराइजर्स हैदराबाद से थे। पर्पल कैप मिली है हर्षल पटेल को पंजाब की तरफ से। ऑरेंज कैप मिली है विराट कोहली को। मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन कौन है? सुनील नारायण ने, जिन्होंने 482 रन 17 विकेट बनाई है। फेयर प्ले अवार्ड मिला है सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये सारी अलग अलग अवार्ड्स थे जो दिए गए हैं। Consider the following statements. The International Day of United Nations Peacekeepers is observed annually on May 29. The theme for 2024 is Fit for Future Building Better Together. Which of the following statement is correct? Only one, only two, both या none? देखते हैं क्या आंसर है। आंसर इज सी। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स का 29 मई को डे सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर ऑनर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन यूएनटीएस। इस दिन 1948 में जो डिप्लॉय हुआ था यूएनटीएस को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या है? मिडिल ईस्ट के अंदर पीस कीपिंग रखना। मिडिल ईस्ट के अंदर पीस कीपिंग रखना यूएनटीएसओ बनाया गया था 29 मई 1948 को। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इस बार की थीम थी फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ठीक है, 15th क्वेश्चन कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द इंडियन आर्मी कोलैबोरेटेड विद द हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? देखो ये क्या कहता है कि इंडियन आर्मी ने किस कंपनी के साथ मिलके ये फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल किया है। तो ये किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या है पूरी न्यूज। ये है इंडियन आर्मी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है कि एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इंडियन ऑयल जो है वो इंडियन आर्मी के साथ इंडियन आर्मी को इक्विप करेगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस देने में दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए। दोनों के बीच में एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है आईओसीएल और इंडियन आर्मी के बीच में। आर्मी चीफ थे जनरल मनोज पांडे जी और इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य जी। ठीक है, तो दोनों मिलकर ये एमओयू साइन किया है और इस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है? ये मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको वाटर वेपर्स मिलेंगे, यानी एमिशन जीरो मिलेगा। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पब्लिकेशन डेट ऑफ उदंत मार्टन द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया? भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्टन, जिसकी डेट थी 30 मई 1826 को ये छपता है। ठीक है, तो इसको जर्नलिज्म का काफी इंपॉर्टेंट डे माना जाता है और हिंदी जर्नलिज्म डे के रूप में 30 मई को मनाया जाता है। कंट्रीब्यूशन क्या था? हिंदी जर्नलिज्म के कंट्रीब्यूशन है, जर्नलिस्ट को ऑनर करने के लिए ये डे बनता है। ये फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था, उदंत मार्टन इसका नाम है। ठीक है, 30 मई 1826 को ये पब्लिश हुआ था कैलकाटा के अंदर। पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने इस वीकली न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था। ये वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासास प्री फायर मिशन? नासा ने प्री फायर मिशन चलाए हैं, 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, बिल्कुल क्यूब सेट है यानी बहुत छोटे साइज के हैं। और इसमें हम कर क्या रहे हैं? जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे हीट रेडिएशंस को चेक किया जा रहा है। तो आंसर तो इसका जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है, पर देखते हैं ये पूरा मिशन क्या है।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम कोई ऐसा सैटेलाइट पोल्स पे भेज रहे हैं, क्लाइमेट सैटेलाइट है, जो हीट एमिशन, अर्थ पोल पे कितना हीट एमिशन हो रहा है उसको देखने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, प्री फायर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि आपको पता है जो पोलर रीजन्स है पूरे के पूरे वहां पे ग्लेशियर्स है, और ग्लेशियर्स जो है हाई एल्बिडो उनके अंदर होता है, जितनी भी सन की रेडिएशन आ रही है उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है वहां पे। तो इसके लिए 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, शू बॉक्स साइज क्यूब सैटेलाइट है, क्यूब सेट्स जिनको कहते हैं, कितना हीट जो है आर्कटिक और एंटार्क्टिका के अंदर वापस स्पेस के अंदर रेडिएट हो रहा है। ठीक है, द डाटा विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ अर्थ हीट बैलेंस, पूरा डाटा जो मिलेगा अर्थ के हीट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मदद करेगा। तो ये थी प्री फायर न्यूज, जो नासा जो है 2 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। हु बिकेम द फर्स्ट इंग्लैंड प्लेयर टू स्कोर 3000 T21 रनर्स, जॉर्ज बटलर, मॉर्गन, जो रूट या बैन स्टोक्स। तो आंसर इसका है जॉर्ज बटलर। तो देख लेते हैं, सबसे ज्यादा खिताब तो मिला हुआ है विराट कोहली को, हाईएस्ट रन स्कोर जो है T20 क्रिकेट मैच में विराट कोहली ने 4037 रन बनाए हैं। लेकिन बटलर जो है इस माइलस्टोन पे वेस्ट इंडीज का है, फर्स्ट इंग्लैंड प्लेयर ये बन गए हैं 3000 रन को स्कोर करने वाले इंग्लैंड प्लेयर, और इंडिया की तरफ से पूरे वर्ल्ड में विराट कोहली है 4037 रन बनाने वाले। हु वन द मोनाको ग्रैंड प्री 2024, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, चार्ल्स लेक्रेक या सेबेस्टियन वेटर। आंसर इज चार्ल्स लेक्रेक। देखते हैं क्या था ये न्यूज क्या है। देखो, चार्ल्स लेक्लेर्क जो है वो मोनाको ग्रैंड प्री जो है अवार्ड जीत चुके हैं, फरारी की तरफ से थे ये, और ये मोनाको से ही बिलोंग करते हैं। ऐसा बहुत हिस्टोरिकल हुआ है कि मोनाको से ही बिलोंग करने वाले को मोनाको ग्रैंड प्री मिला है। ठीक है, नाम है चार्ल्स। तो चार्ल्स जो मोनाको बोर्न ही है, F1 रेस थी, ठीक है, जिन्होंने फरारी के साथ ये रेस जीती है। फर्स्ट ड्राइवर है टू विन हिम होम रेस। ठीक है, पहला ऐसा 1931 में लुइस चिरोन के साथ हुआ था कि उसी जगह से बिलोंग करके वहीं का ग्रैंड प्री ले रहे हैं, वहीं का प्री ले रहे हैं। ऐसा अब दूसरी बार हुआ है कि मोनाको से ही बिलोंग करने वाले अब मोनाको ग्रैंड प्री को ही ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन जिम्नास्टिक एट द एशियन चैंपियनशिप इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। प्रणति नायक, अरुणा रेड्डी, दीपा कर्माकर, कल्पना देबनाथ। तो 4 ऑप्शंस हैं, ये पूछ रहे हैं कि एशियन चैंपियनशिप जो ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से किस जिम्नास्ट को मिला है। ये देखिए, जिम्नास्टिक में पहला मेडल है, वैसे हमको बहुत मिल चुके हैं। नाम है दीपा कर्माकर। क्या नाम है? दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर इंडियन जिम्नास्ट है, त्रिपुरा से बिलोंग करती है। ठीक है, इंडिया की पहली गोल्ड मेडलिस्ट हुई है एशियन चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर, जिनको गोल्ड मेडल मिला है जिम्नास्टिक के अंदर। इनको बहुत बार और एशियन चैंपियनशिप के अंदर भी गोल्ड मेडल मिल चुका है। ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ में 2014 के अंदर इनको मिला था। ठीक है, ओलंपिक्स और रियो के अंदर भी जो है ये फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट रही है जो 4थे स्थान पे आई थी। ठीक है, और टर्की के अंदर भी अवार्ड जीत चुकी है। राजीव गांधी खेल रत्न भी 2016 में मिल चुका है। पद्मश्री भी 2017 का इनको मिल चुका है। तो बहुत सारे अवार्ड जो है दीपा कर्माकर जी को मिल चुके हैं। Who became the first women in the world to climb Mount Everest 3 times in the same season? माउंट एवरेस्ट पे बहुत लोग चढ़ रहे हैं, सेम सीजन में 3 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? झुम्पो तेबई, पूर्णिमा श्रेष्ठा, शेरपा या वांदा। आंसर क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठा। तो देखते हैं, नेपाल की ही है, ये नेपाल की ही है और एक ही सीजन में 3 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। 32 साल की है। ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट भी है, गोरखा नेपाल से बिलोंग करती है ये, और एक ही सीजन में 3 बार चढ़ चुकी है। जस्ट 13 दिन के अंदर 3 बार माउंट एवरेस्ट जो है इन्होंने चढ़ाई की है। ठीक है, और टोटल 4, पहले 2018 में चढ़ी थी 3 बार, अब 13 दिन में चढ़ गई है। नाम क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन selected to receive the 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? मेजर अंजलि शर्मा, निशा गुप्ता, प्रिया सिंह या राधिका सेन। तो आंसर है मेजर राधिका सेन। राधिका सेन जी को ये अवार्ड मिला है। क्या है ये न्यूज, इसको देखते हैं। कहते हैं ये जो 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड था, ये इंडियन आर्मी मेजर सेन को मिला है, राधिका सेन को मिला है। किसकी तरफ से? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियस गुटेरेस की तरफ से मिला है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर जो 29 मई को अभी हमने देखा था, सेलिब्रेट किया था। ये किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने पीस कीपिंग में काफी अच्छा योगदान दिया है। फीमेल और बच्चों के खिलाफ मेनली इन्होंने काम किया कि फीमेल को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, बच्चों को बचाना है।
ठीक है, और जेंडर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन्होंने संभाला, इसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो मिला है राधिका सेन जी। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है, और साउथ सुडान इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन साउथ सुडान के अंदर इनको डिप्लॉय किया गया था। ये सेकंड इंडियन पीस कीपर है इस अवार्ड को लेने वाली। मनोज सुमन गवानी, मेजर सुमन गवानी जो है वो पहली थी, अब ये दूसरी है राधिका सेन जो है 2019 के अंदर मेजर सुमन गवानी जी को मिला था, अब इनको मिला है 2024 का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which organization has honored with sustainability championship editor choice award at the Outlook Planet Sustainability Summit and Award 2024? तो ये मिला है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड जो है वो REC को मिला है, जो एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और RBI के अंडर ये एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये जो अवार्ड है आउटलुक ग्रुप ने ही ऑर्गेनाइज किया था IIT गोवा के साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक है, IIT गोवा के साथ कोलैबोरेशन करके, और ये एक मतलब ऐसे ऐसे सस्टेन अब पूरे एनवायरनमेंट को सस्टेन रखते हैं, ठीक है, यानी कि इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस दे रहे हैं बिजली के लिए, या पूरे एनवायरनमेंट को हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड जो है आउटलुक प्लैनेट की तरफ से इन्हीं को ही मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क conquered Goa in 1510. In 1987, Goa was formed as the 25th state of Republic of India. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है, क्यों नहीं है उसको देखते हैं। देखो 30th ऑफ मई को गोवा अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। दमन एंड दीव से 1987 में सेपरेट हुआ था। गोवा को 1510 में वापस ले चलते हैं, जब आदिल शाह बीजापुर को अल्फोंसो ने हराया था 1510 में। नेक्स्ट 400 ईयर के अंदर गोवा जो है वो पोर्टुगीज के अंडर रहा। भारत ने रिक्वेस्ट की पोर्टुगीज से कि हमको हमारा गोवा दे दो, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया, तो भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को इंडिया के अंदर मिलाया। 1961 में गोवा दमन दीव एक थे, 1987 में इनको अलग कर दिया गया, दमन एंड दीव अलग हो गए और गोवा अलग हो गया, ठीक है। और ये 25th स्टेट जो है वो बना है 30th ऑफ मई 1987 को भारत का। पणजी इसकी कैपिटल है और कोंकणी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन क्या था एक बार देखते हैं। ये कहते हैं कौन सी बात करेक्ट है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कॉन्कर्ड गोवा इन 1510, बिल्कुल सही है ये बात। यहाँ पे ऑप्शन आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा सी। 1987 में ये 25th स्टेट बनता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पे गलत मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, What institution has entered into a strategic partnership with Tata Consultancy Service to develop India's first quantum diamond microchip imager? किस संस्थान ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करा है TCS के साथ? तो ये क्या है, IIT दिल्ली, बॉम्बे, IISc या बिट्स पिलानी? इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, इट्स आंसर विल बी IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे ने ये काम किया है, एक बार न्यूज देख लेते हैं पूरा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप TCS के साथ बनाया है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को डेवलप करके। इसमें क्या है, अभी तो हमें माइक्रोचिप बना के डिवाइस में डालनी पड़ती है और फिर चेक करना पड़ता है, पहले ही चेक कर लोगे आप, प्रिसीजन बढ़ जाएगी, एग्जामिनेशन अच्छा हो जाएगा सेमीकंडक्टर चिप्स का, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ज्यादा प्रिसाइज हो सके। बहुत क्वालिटी कंट्रोल ये सेमीकंडक्टर चिप्स होंगी, रिलायबल हो सकती हैं, स्मार्ट और एफिशिएंट काम और ज्यादा तरीके से होगा, जिससे कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, मिलिट्री सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एनर्जी, इन सब में मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से ट्वाइस इन वन सीजन? एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सत्यदीप गुप्ता, बचेंद्री पाल, अर्जुन वाजपेयी या तेंजिंग नॉर्गे? कौन है? इनको देखते हैं, आंसर इज सत्यदीप गुप्ता। देखो ये सत्यदीप गुप्ता जो है वो फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जो माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से एक ही सीजन में दोनों माउंटेन्स पर चढ़े हैं। माउंट एवरेस्ट आपको पता है हाईएस्ट पीक है और माउंट लोत्से जो है वो 4th नंबर पे है, ठीक है। तो सत्यदीप गुप्ता जी जो है वो इंडियन माउंटेनियर है जो एक ही सीजन में दोनों हाईएस्ट पीक्स पे एक बार में चढ़े हैं। What is the proposed threshold for added sugar in solid foods according to the new guidelines by the Indian Council of Medical Research? ICMR solid food में कितने शुगर को ऐड करने की बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी क्या किया है, जो शुगर है
शुगर है उसके लेवल को मेंटेन कर दिया है, मतलब उसके लेवल को लिमिट कर दिया है। आईसीएमआर ने न्यू डाइटरी गाइडलाइंस जो है वो शुगर लेवल को लिमिट करने के लिए, पैकेज्ड फूड और बेवरेजेस के अंदर शुगर लेवल को लिमिट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। तो इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो हैदराबाद में है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर एक गाइडलाइन तैयार कर रहा है कि जो पैकेज फूड एंड बेवरेजेस है वहां पे हमें कितना शुगर लेवल मेंटेन करना है। ठीक है, पहले कैलोरी बेस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट होती थी कि इतनी कैलोरी होनी चाहिए, अब कैलोरी को हटा के शुगर लेवल, क्योंकि व्हाइट शुगर बहुत खतरनाक होती है, आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाती है। ठीक है, डायबिटीज हो जाती है, डेंटल इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट डिजीज हो जाती है। तो क्या लिमिट्स बना दी है, सॉलिड फूड के अंदर 5% ऑफ टोटल एनर्जी एडेड शुगर होगा। ठीक है, और विद मैक्सिमम ऑफ 10% फ्रॉम ऑल शुगर्स। बेवरेजेस के अंदर क्या कह रहा है, एनर्जी इंटेक फ्रॉम एडेड शुगर 10% होगा, मैक्सिमम ऑफ 30% फ्रॉम टोटल शुगर। ठीक है, टोटल शुगर का मैक्सिमम हो सकती है 30%, उसमें से 10% जो है वो आप एनर्जी इंटेक के लिए ऐड कर सकते हो। अब शुगर से क्या प्रॉब्लम होती है वो तो आपको पता ही है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सॉलिड फूड के अंदर कितनी लिमिट रखी है, सॉलिड फूड के अंदर 5% जो है वो टोटल एनर्जी इंटेक का रखा है। तो ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस है। अभी नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, विच कंट्री इज होस्टिंग द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज। रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होस्ट कर रहा है। वायुसेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का पहुंची है। ठीक है, तो क्या कहता है, इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रीच द एयरफोर्स बेस ऑफ द यूएस एयरफोर्स इन अलास्का, यूएसए के अंदर ये पूरा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रहा है रेड फ्लैग 24। 2 वीक का एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें 8 रफाल फाइटर जेट्स जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूविका प्रोग्राम। ये यूविका प्रोग्राम क्या है, 2 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन सी करेक्ट है। यूविका इज द लर्निंग एंड अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम ऑफ द इसरो टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में बेसिक नॉलेज देने के लिए एक प्रोग्राम है, बिल्कुल सही बात है। Those who have finished graduation can apply for the no, ये सही नहीं है, स्कूल बच्चों को इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 1। जो बच्चे 8वीं पास कर चुके हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, युविका 2024, युविका का पूरा नाम क्या है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युविका। इसमें क्या किया जा रहा है, जो बच्चे अभी 8वीं पास कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से, स्टेट और यूटी से बच्चे छाटे गए हैं, 3-3 बच्चे एक्चुअली हर स्टेट और यूटी से छाटे गए हैं। तो 8वीं की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको मौका मिलेगा स्पेस टेक्नोलॉजी की नॉलेज देने का, ताकि बच्चा अपना जो करियर है वो स्टेम टेक्नोलॉजी में आगे लेके जा सके। स्टेम मींस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में आगे लेके जा सके। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 8 पास होनी चाहिए, क्लास 9 में आप परस्यू कर चुके हो। ईच स्टेट और ईच यूटी से हर साल बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड की एकेडमिक परफॉर्मेंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को देखते हुए इन बच्चों को सेलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट कहता है 30th क्वेश्चन, हु रिसीव द सीएसआर चैंपियनशिप अवार्ड इन द नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबल समिट 2024। क्या कहता है ये कि ये अवार्ड किसको मिला है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिला है। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। न्यूज क्या है, सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024। अभी देखा आरईसी को अवार्ड मिला था आउटलुक के साथ मिलके। अब सीएसआर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंपियनशिप। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी कंपनी जब बनती है उसकी वजह से बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई होती है सोसाइटी की, जहां पे पेड़ लग सकते थे वहां एक कंपनी बन गई, एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एमिशन भी निकलता है जो नहीं निकलना चाहिए। तो क्या फर्ज है हर कंपनी को अपने पिछले 3 साल के नेट रेवेन्यू का 2% सोसाइटी के लिए लगाना चाहिए। पेड़ लगाओ या कुछ भी ऐसा इकोलॉजिकल चीजें आप लोगों को डिप्लॉय करनी चाहिए, जिससे आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। तो दिस इज सीएसआर चैंपियनशिप अवार्ड जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिला है इन द नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी के अंदर आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 जो गोवा के अंदर हुई है। ठीक है, पीएफसी महारत्ना कंपनी है और इसके सीएमडी है श्रीमती परमिंदर चोपड़ा जी। तो अब नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे। नो टोबैको डे, नो टोबैको डे की थीम क्या है ये बताना है। इसकी थीम थी अब की बार प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेयर। सिंपल सा क्वेश्चन है,
तो आंसर इज बी, वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम थी। 32nd क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्निबाण सॉर्टेड। अग्निबाण क्या है? एक प्राइवेट रॉकेट है, ठीक है, फाइनली ये लॉन्च हो गया है प्राइवेट रॉकेट। इसके बारे में आपको गलत स्टेटमेंट्स बतानी है। इट इज इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च एंड द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड। Agnikul Cosmos became first company in the country to sign an agreement with ISRO under the In-Space Initiative। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये कहता है कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बारे में जानते हैं। देखो अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जिसने अग्निबाण प्राइवेट रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। अग्निकुल जो है ये चेन्नई हेडक्वार्टर है इसका। ये एक स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप, जो अपना पहला रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर श्रीहरिकोटा से इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। बहुत बार पहले पोस्टपोन हो चुका है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। प्राइवेट लॉन्च पैड से ही प्राइवेट रॉकेट जा रहा है। प्राइवेट लॉन्च पैड कौन सा है? धनुष, ठीक है, अग्निकुल ने जिसको एस्टैब्लिश किया था, और इससे अग्निबाण नाम का रॉकेट जो है वो स्पेस में जा रहा है। ये पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है, और फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड है। दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन भी इसके अंदर है, ठीक है। और ये 2017 में फाउंडेशन इसका हुआ था। श्रीनाथ रविचंद्रन जी ने फाउंडेशन किया था। अग्निकुल कॉस्मोस बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू साइन एन एग्रीमेंट विद इसरो। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हाट डज द टर्म वेट बल्ब टेम्परेचर डिस्क्राइब? वेट बल्ब टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? इसको देखो, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब। Lowest temperature that can be reached by evaporating water into the air at constant pressure। constant pressure पे जब आप पानी को इवेपोरेट करी जा रहे हैं, ठीक है, तो वो लोएस्ट टेम्परेचर क्या है? जहां तक वो इवेपोरेट होता है। जब इवेपोरेशन होगा तो टेम्परेचर तो लो होगा सॉरी, तो इवेपोरेशन होता रहे, टेम्परेचर लो होता रहे, तो वो लोएस्ट प्रेशर क्या है? जहां तक ये इवेपोरेट हुए। व्हाट इज वेट बल्ब टेम्परेचर एंड हाउ हॉट इज टू हॉट? वेट बल्ब टेम्परेचर एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है कि किस लोएस्ट टेम्परेचर तक कांस्टेंट प्रेशर पे पानी इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय कवरिंग अ थर्मामीटर बल्ब विद अ वेट क्लॉथ। एक गीले कपड़े से थर्मामीटर बल्ब को आप ढक दोगे, जिससे इवेपोरेशन स्टार्ट होगा और टेम्परेचर स्लो डाउन होता जाएगा। कितना टेम्परेचर कम आ जाए, मतलब किस पॉइंट तक टेम्परेचर कम आ रहा है और इवेपोरेशन होता जा रहा है, ठीक है, तो इसको वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ये ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए मदद करता है, ठीक है, कितना पानी इवेपोरेट हो सकता है, ये सब बातें इससे पता लगती है, ठीक है। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब, जब 100% ह्यूमिडिटी आपकी एयर में हो तो दोनों एक जैसा ही बिहेव सेव करते हैं, ठीक है। A wet bulb temperature of 35 डिग्री सेल्सियस is suggested as the maximum safe limit according to 2010 study। क्या कहता है? 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेफ टेम्परेचर है वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए। बियॉन्ड दिस टाइम ह्यूमन बॉडी कांट कूल इटसेल्फ बाय स्वेटिंग। इससे नीचे तो इंसान का शरीर भी स्वेटिंग से अपने आप को कूल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी न्यूज थी वेट बल्ब के बारे में, जिसके बारे में हमने बात की। Who won the gold medal in the women's 200 meter T12 event at the World Para Athletic Championship 2024? सिमरन शर्मा इसका आंसर होगा, ठीक है। न्यूज देख लेते हैं क्या है। देखो, सिमरन को गोल्ड मेडल मिला है विमेन्स 200 मीटर की T20 इवेंट के अंदर। तो इंडिया कंक्लूडेड देयर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जर्नी। 17 मेडल्स मिल चुके हैं हमको वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। 6 गोल्ड मिले हैं और 6th पोजीशन पे भारत खड़ा है। और देख लेते हैं कौन कौन से अवार्ड किसको मिले हैं। चाइना हाईएस्ट है 87, जिसमें 33 गोल्ड मेडल मिले हैं। इंडिया को 6 गोल्ड मेडल मिले हैं और टोटल 17 मेडल हमको मिले हैं। टोटल 17 मेडल और 6 गोल्ड अपने को मिले। मैन हाई जंप में मरियप्पम को मिला है। मैन जैवलिन थ्रो सुमित को मिला है। मैन शॉर्ट पुट F46 कैटेगरी में सचिन जी को मिला है। विमेन 200 M T12 में सिमरन को मिला है। विमेन 400 मीटर में दीप्ति जीवांजी को मिला है। विमेन क्लब थ्रो F51 में एकता भयान जी को यह अवार्ड मिला है। Who won the 2024 Women's Championship League title? बार्सिलोना, लियोन, चेल्सिया या वॉल्सबर्ग? तो आंसर है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने लियोन को हराया है विमेन्स चैंपियनशिप लीग टाइटल 4 साल के अंदर, ठीक है। तो बार्सिलोना जीता है और लियोन हारे हैं। Whose tenure has been extended by the government as army chief? किसका टेन्योर आर्मी चीफ के तौर पे
बढ़ा दिया है 1 साल के लिए मनोज पांडे जी का। देख लेंगे इस न्यूज को। आंसर इज मनोज पांडे। 30 जून तक इनका टेन्योर बढ़ा दिया है, ठीक है। 30 अप्रैल 2022 को ये अपॉइंट हुए थे 1 साल के लिए। 2024 तक के लिए इनका जो टेन्योर, 1 साल के लिए नहीं, 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए इनका टेन्योर बढ़ा है। आई एम सॉरी, 1 साल के लिए नहीं, 1 मंथ के लिए, यानी 30 जून तक। जो 30 मई को रिटायर होने थे वो अब 30 जून को रिटायर होंगे। He was commissioned in December 1982 in the Corps of Engineer, the Bombay Sappers। 1982 में इनको कमीशन किया गया था। 37th क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू UNCCD रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स रेंजलैंड कैन बी कंसीडर्ड डिग्रेडेड एंड आर फेसिंग अ साइलेंट डिमाइस। कितने प्रतिशत भूमि जो है ग्रेजिंग के लिए, पैस्टोरलिस्ट के लिए खराब हो चुकी है, ये देखते हैं क्या कहता है ये। ग्लोबल लैंड आउटलुक नाम की एक रिपोर्ट है। Half of the world's rangeland are degraded। UNCCD, United Nation Convention on Combating Desertification, ये कहते हैं कि लगभग विश्व की आधी रेंजलैंड जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। UNCCD रिपोर्ट जो है वो ये कहती है सेमी नेचुरल और नेचुरल इकोसिस्टम दैट आर ग्रेज्ड बाय लाइवस्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स। रेंजलैंड होता क्या है, जिस जगह पे मवेशी जो है या वाइल्ड एनिमल्स जो है वो चरने जाते हैं उसको हम रेंजलैंड कहते हैं। इसमें ग्रासी, श्रब्स, बुशेस, ओपन फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ये सब कुछ होता है, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इनकी जगह है। धरती का जितना हिस्सा है, पानी को हटा के धरती का जितना हिस्सा है, उसमें 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अर्थ टेरेस्ट्रियल सरफेस इज रेंजलैंड, ठीक है। ये हमको बहुत मदद करते हैं कार्बन सिंक में, जो बहुत सारा कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रेश वाटर को स्टोर करने में, लैंड के डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, बहुत सारों को लाइवलीहुड दे रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का रीजन बन रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल फूड प्रोडक्शन भी जनरेट करते हैं 16%, और बहुत सारा फीड हर्बीवोर्स के लिए 70% फीड भी देते हैं हर्बीवोर्स के लिए। अब जो ये लैंड है वो डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है। क्या कहता है ये, यूएनसीसीडी के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 1.21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रेंजलैंड है। UNCCD reports found that nearby 50% of world's rangeland can be considered degraded and are facing a silent demise। 50% भूमि की मृत्यु हो चुकी है, आप ऐसा मान के चले तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज क्या कहता है 50%। 50% भूमि जो है उसका सैड डिमाइस हो चुका है, यानी रेंजलैंड जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। 38 क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 64 great Indian bustard are known as Godawan were observed during the annual wildlife survey conducted in Jaisalmer district, Rajasthan। 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो देखे गए हैं, सही बात है। इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एंड प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। न्यूज क्या है वो देखते हैं। देखो, जैसलमेर के अंदर ये पूरा फेस्टिवल हो रहा था, एनुअल वाटरहोल सर्वे हो रहा था वाइल्ड लाइफ सेंसस करने के लिए, जिसमें पहली बार 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो पहुंचते हैं, जिनको हम गोडावन के नाम से भी जानते हैं। 21 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो रामदेवरा रीजन में देखे गए। 43 सुदासारी, गजई माता, जामरा, सिपला, बारना, इन रीजन के अंदर देखे गए, जो जैसलमेर के ही रीजन है। 2022 में 42 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो देखे गए थे, अभी 64 देखे गए। साइंटिफिक नेम इनका क्या है आप देख सकते हो, आर्डियोटिस। हैबिटेट जो है ड्राई ग्रासलैंड और स्क्रबलैंड में रहते हैं। स्टेट बर्ड है राजस्थान के। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। कौन रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम जारी करते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN। IUCN ने एक रिपोर्ट जिसके अंदर ये बताया है कि विश्व का 50% हिस्सा, विश्व का 50% मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स होने वाला है, कोलैप्स के रिस्क पे। ग्लोबल असेसमेंट ये किया है IUCN ने मैंग्रोव्स के अंदर पहली बार, और रिपोर्ट को नाम दिया रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी जो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन इसको अनवील किया गया, ठीक है। और ये कहा गया कि मैंग्रोव इकोसिस्टम साउथ इंडिया के अंदर, श्रीलंका, मालदीव्स के अंदर क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर पहुंच चुका है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर, वेस्ट कोस्ट के अंदर ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, वहां अभी चिंताजनक स्थिति नहीं है। इंडिया में
3%, साउथ एशिया का 3% इंडिया के अंदर है मैंग्रोव, ठीक है। और इंडियन मैंग्रोव जो है वो 54 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज भी हुआ है, मतलब हम ठीक ठाक पोजीशन पे है। वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार के अंदर बहुत सारे मैंग्रोव्स के हॉटस्पॉट जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईरान लॉन्च्ड अ मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नोन एज पाकसैट MM1। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन सुपार्को एंड चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री। क्या है आंसर? आंसर इज बी, ओनली 2। पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, अभी एक्सप्लेनेशन से पता लगेगा। पाकिस्तान ने मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है फास्टर इंटरकनेक्टिविटी के लिए, ईरान ने नहीं किया है, पाकिस्तान ने किया है, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत थी। तो ये पाकिस्तान की मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो ऑल वेदर अलाइन, मतलब चाइना के साथ मिलके इन्होंने ये लॉन्च किया है। ये मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको पाकसैट MM1 के नाम से जाना जाता है। चाइना के शिनजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट है, ये ऑर्बिट के अंदर जाएगा और पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसका नाम है सुपार्को, द सैटेलाइट्स लॉन्च वाज अ पार्ट ऑफ नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047। इनका जो स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है वो नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 का भी पार्ट है, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये पूरी न्यूज थी। अभी क्वेश्चन ऑफ द डे की बात है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फॉर वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द RBI इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन HSBC बैंक। कौन से कानून के उल्लंघन के लिए RBI ने पनिशमेंट दी है HSBC बैंक? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में और उम्मीद करती हूँ आप इसका आंसर आसानी से बता सकेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।